युद्ध भी बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। देखो यह युद्ध 17 मई 1540 में लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। देखो शेरशाह सूरी जिसका बचपन का नाम फरीद खां भी था, इससे पहले चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुए चौसा के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, जिसमें अगेन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं भारत छोड़ के पर्सिया चले गए थे, जहां सफवीद शाह के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। यदि और थोड़ा डिटेल्स में जाने बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में, देखो इससे पहले जो हुआ था इन 1539 हुमायूं एंड शेरशाह सूरी फॉर द बैटल ऑफ चौसा। अफगान शेरशाह सूरी हैज़ डिफीटेड हुमायूं एंड फॉर द नेक्स्ट बैटल इन कन्नौज। हुमायूं न्यू दैट ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज शेरशाह सूरी। ही ट्राइड टू इन्वॉल्व हिज ब्रदर्स टू गेट आर्मी सपोर्ट। तो हुमायूं क्या है, वो सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, और उसके 3 ब्रदर थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अच्छा, ये जो हुमायूं है इसका जन्म हुआ था काबुल में 1508 में। अच्छा, तो जो कामरान की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली थी, कामरान के पास लाहौर का शासन था। अच्छा, इसमें हुआ था कि कन्नौज के बैटल 1540 हुमायूं एस्केप फ्रॉम द बैटल ग्राउंड एंड बिकेम होमलेस नोमैड। फिर इसके बाद ये सिंध जाता है, सिंध में अमरकोट में रहता है। अमरकोट में जहाँ सही हमीदा बानो बेगम से शादी हो जाती है, तो वहीं अकबर का जन्म होता है। और उसके बाद ये ईरान निकल जाता है 3 साल सिंध में रहने के बाद। ईरान रहता है ये। हुमायूं टुक्स रिफ्यूज विद सफवीद शाह ऑफ पर्सिया हु हेल्प्ड हिम रिगेन दिल्ली इन 1555 में दोबारा से दिल्ली को रीगेन कर लेता है। अच्छा, जो मुग़ल एम्परर था वो पानीपत के फर्स्ट बैटल 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसके बाद ये स्थापना हुई थी, मुग़ल वंश की स्थापना। और इनका पहला ये सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं। जो हुमायूं गद्दी में बैठा था 1530 ईस्वी में, तो 1530 से 1540 तक इसका एक शासन रहा, और फिर उसके बाद वापस लौटता है 1555 में। 1555 से 1556 तक दूसरा शासन रहा। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से उसके बाद अकबर गद्दी पर बैठता है बैरम खां के संरक्षण में। देखो इसमें हुआ क्या था, जब ये कन्नौज की लड़ाई हुई थी, देखो बोथ द आर्मीज रिमेन्ड फेस फॉर अबाउट ए मंथ विदाउट फाइटिंग बट एज सून एज रेन स्टार्टेड। क्या हुआ था कि ये 1 महीने तक दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने डटी रही, और शेरशाह ने इंतजार किया। जब देखा कि रेन हो गई, जब बारिश हुई, तो उनका जितना भी बारूद और एमुनिशन था हुमायूं का, वो सब बर्बाद हो गया। उसके बाद when Humayun was swamped by heavy rainfall and his arms and ammunition were drenched, Sher Shah was waiting for such an opportunity. When he saw Mughals shifting their camp on 17 May 1540, he made an attack. It resulted in confusion and killing of the Mughal army. Humayun fought valiantly but was defeated and forced to flee. लेकिन हुमायूं उसमें घायल नहीं हुआ था और वो मैदान छोड़ के भाग गया था। पहले कामरान के पास जाता, कामरान के बाद ये सिंध में 3 साल रहता है, उसके बाद पर्सिया निकल जाता है, जहाँ से हेल्प मिलती है, फिर दोबारा से अटैक करता है, और फिर से 1555 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की अगेन फिर से रीस्टेब्लिश कर देता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। देखो लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित। लाला हरदयाल USA में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर थे। एक पंडित रामचंद्र, ये भी गदर पार्टी से संबंधित। बरकतुल्ला खां, ये इससे संबंधित हैं, गदर पार्टी से। तीनों गदर पार्टी से संबंधित। यदि खुदीराम बोस की बात करें, खुदीराम बोस ये संबंधित नहीं है, ये अनुशीलन समिति से संबंध रखते हैं खुदीराम बोस। देखो ये क्या होता है, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर एक बम फेंका था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। नहीं, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, एक जज जो शायद किंग्सफोर्ड जज की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें वो बच गए थे, जबकि एक महिला और 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये खुदीराम बोस पकड़े गए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। अच्छा, गदर पार्टी की बात करते हैं। देखो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई।
इसका उद्देश्य स्वतंत्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाना था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। ये किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इस संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, अछूत सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे तथा नेतृत्व स्तर पर सभी वर्गों की भागीदारी थी। जैसे हरदयाल हिंदू थे तो बरकतुल्लाह मुसलमान एवं पंडित रामचंद्र भी शामिल थे। तो एक तरह से ये एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। अच्छा, देखो ये जो गदर पार्टी को जो हम प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहते थे, और यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। ये एक तरह से एमिग्रेंट इंडियंस के द्वारा स्थापित की गई थी, जो जैसे जाके सैन फ्रांसिस्को, यूएस के, कनाडा, इनमें जाके बस गए थे। और इसके बारे में देखें तो देखो ये मौलवी अहमदुल बरकतुल्लाह है, ये पंडित काशीराम मदुरई, बाबा सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, बाबा केसर सिंह, और ये करतार सिंह सराभा इसके बहुत यंगेस्ट थे। इन्हीं से जो भगत सिंह के चाचा थे वो प्रभावित हुए थे। भगत सिंह भी ये करतार सिंह सराभा से प्रभावित थे। देखो गदर पार्टी के जो पहले जो नाम था इनिशियली, उसका पहले नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो 1913 ईस्वी में बनी थी यूएसए में, अंडर द लीडरशिप लाला हरदयाल, और सोहन सिंह भाखना जो थे इसके ये प्रेसिडेंट थे। सोहन सिंह भाखना प्रेसिडेंट थे। एंड दिस गदर पार्टी ड्रू मेंबर्स फ्रॉम इंडियन इमिग्रेंट्स लार्जली फ्रॉम पंजाब से ज़्यादा थे। और इसमें अन्य लोगों में थे जैसे बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, तारकनाथ दास, करतार सिंह सराभा, फिर रघुवर दयाल गुप्ता, फिर बाद में ये भी बने थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन लिखा है। अच्छा, जो बाबा गुरदत्त सिंह थे, ये बाबा गुरदत्त यही हैं जिन्होंने कामागाता मारू शिप बाई किया था जापान से, और जिसके जब वे लेके जा रहे थे तो एक कामागाता मारू इंसिडेंट हुआ था। कामागाता मारू इंसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो ये जापान का एक शिप था, इसमें 376 लोग जा रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, ये इसमें पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया है। देखो ये घटना जो हुई थी कामागाता इंसिडेंट 1914 में हुई थी। फिर 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक कॉइन भी लॉन्च किया था, तो इसीलिए आई थिंक 2014 या 2015 में इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो पहला स्टेटमेंट था कि कोमागाता मारू आज जापानीज स्टीम शिप, बिल्कुल करेक्ट है। कोमागाता मारू कैरियर 100 शिप, नहीं ये 376 पैसेंजर्स थे, तो इसमें दूसरा गलत था, पहला ए ऑप्शन सही था। देखो द कोमागाता मारू इंसिडेंट इज अबाउट ए जापानीज स्टीम शिप कॉल्ड कोमागाता मारू दैट वॉयज फ्रॉम हांगकॉन्ग टू वैंकूवर कनाडा इन द 1914 कैरिंग 376 पैसेंजर्स फ्रॉम पंजाब। जब ये उनको पैसेंजर्स को लेके जा रहे थे तो कुछ पैसेंजर अराउंड 24 पैसेंजर वहाँ उतर गए कनाडा में, लेकिन बाकी को नहीं उतरने दिया और वापस लौटा दिया गया कलकत्ता में उनको बोला गया कि तुम सीधे ट्रेन लेके पंजाब जाओ, लेकिन फिर उनमें क्या ना कुछ झड़प हो जाती है जिसमें 22 लोग मारे भी जाते हैं। तो ये कामागाता मारू इंसिडेंट था जिससे गदर पार्टी के लोग और ज़्यादा उग्र हो गए थे। और ये गुरदत्त सिंह ने लिया हुआ था, गुरदत्त सिंह जो इसके गदर पार्टी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन युग सम्मिलित नहीं है? नील विद्रोह 1859-69। नील विद्रोह का वर्णन ये नील दर्पण नामक उसमें उपन्यास में किया गया है। ये बिशंबर विश्वास इसके नायक थे। अच्छा, नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह 1860-63, ये भी करेक्ट है। कुकी विद्रोह 1860-69। कुकी विद्रोह ये हुआ था आपका 1917 से 1919 में, तो ये सी ही ऑप्शन इसका आंसर होगा क्योंकि सी ही गलत है। ये 1970-1998 में हुआ था। कुका विद्रोह ये भी वैसे तो गलत है अगर बिल्कुल क्लियरली देखें, पर लेकिन एक क्योंकि क्या है ना 1840 में भगत जवाहर द्वारा स्थापना की, तो इसीलिए थोड़ा सा पास मान सकते हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। देखो कुका विद्रोह की बात करें तो कुका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860-70 में हुई थी। वहाबी विद्रोह की भांति कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल को हम सियान साहब के नाम से भी जानते हैं।
प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर और शुद्ध करना था। सियाल साहब ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया। इस दल का मुख्यालय हजारा में हुआ करता था। इस विद्रोह के विरुद्ध अपनी दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया। तो ये एक तरह से 1840 से 1872 तक चला है कूका विद्रोह। तो जो नील विद्रोह है ये आपका इसमें चला है, ये बंगाल के साइड में, बंगाल में पावना और उस साइड में। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया था, एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा 1559 ईस्वी में किया गया था। तीन बंधु मित्र का एक नाटक है, वो उपन्यास नील दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, और ये नील की नीति एक तरह से इंडिगो रिवोल्ट था। इंडिगो रिवोल्ट नील की नीति खेती नहीं करेंगे इसलिए था। अच्छा, ये यदि इसके बारे में बात करें, जो जयंतिया, ये जो सेकंड वाला है जयंतिया विद्रोह, देखो जयंतिया विद्रोह जो है 1862 में लगभग खत्म हो गया था। जो इनके जो नायक थे कियांग नांगबांग, ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे मेघालय से, हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैंग्ड हिम पब्लिकली इन द वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑन 30 दिसंबर 1862। उसके साथ ये खत्म हो गया था। ये इसके मेन नायक थे जयंतिया रिवोल्ट के, कियांग नांगबा। अच्छा, और इसके बारे में यदि बात करें कुकी रिवोल्ट, कुकी रिवोल्ट में क्या था, कुकी और नागा इनको आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। तो एक बार क्या हुआ था, ब्रिटिश ने डिमांड की थी कि हमको 2000 आदमी चाहिए मणिपुर के किंग से। अच्छा, मणिपुर के किंग तो थे राजी, लेकिन जो कुकी चीफ थे इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, और ज्वाइन करने से मना कर दिया और वार और डिक्लेयर कर दिया कॉलोनाइजर्स पर 1917 में। और ये तो द कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड लास्टेड फॉर 2 years एंड क्लेम्ड many lives. It has variously called the ग्रेट कुकी रेविलियन, कुकी राइजिंग, एंग्लो कुकी वार और जूगाल भी बोलते हैं। तो ये हुआ था 1917-1919 में। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब तक हुआ, 1914 से 1918। देखो क्या होता है कि 28 जून 1914 को सेराजेवो में आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सर्बिया के कुछ आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसके विरोध में ऑस्ट्रिया सर्बिया को दोषी ठहरा के उस पर युद्ध स्टार्ट कर देता है। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और ये एंड होता है आपका 11 नवंबर 1918 को, जब जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। अच्छा, तो ये हमने सब रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। अपनी मातृभूमि के लिए जागें। मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ, मतलब ये बाहर के लोग थे। तो ये क्या था, ये एक आयरिश लेडी थी। आयरिश लेडी जो पहले तो ये क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन से पहले ये सेकुलर थी। सेकुलर के बाद जब ये HP ब्लेवर्स्की के संपर्क में आई थी तो ये एक तरह से थियोसोफिकल हो गई थी। थियोसॉफी इन्होंने अपनाई। थियोसोफिकल सोसाइटी की ये वो रही सेकंड चेयरमैन। तो ये थी हमारी एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा भी रही, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखो, मिसेज एनी बेसेंट सेड, एनी बेसेंट ने कहा था, आई एम एन इंडियन टमटम वेकिंग अप ऑल द स्लीपर्स सो दैट दे मे वेक अप एंड वर्क फॉर देयर मदरलैंड। अच्छा, इन्होंने दो वो भी निकाले थे न्यूज़। देखो, इनके दो जर्नल से, एक तो कॉमनवील तो जो वीकली था, जो नेशनल रिफॉर्म इश्यू से डील करता था। एक न्यू इंडिया उन्होंने निकाला था। न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर था जो 15 सालों तक इसमें चलता रहा, जिसने होम रूल लीग के बारे में प्रमोट किया और इंडियन जर्नलिज्म को रिवॉल्यूशनाइज किया। तो इनके दो जर्नल थे, कौन कौन, कॉमनवील और न्यू इंडिया। अच्छा, यदि और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 1889 में इसको ज्वाइन किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो HS ओलकट और HP ब्लेवर्स्की ने की थी। अच्छा, HP ब्लेवर्स्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी ये एनी बेसेंट, तब इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। फिर जब वो HS ओलकॉट 1917 में मर गए थे तो उसके बाद ये बन गई थी प्रेसिडेंट। उसके बाद अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1907 से 1933 तक ये लगातार इसकी प्रेसिडेंट रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था इंडिया में था, वो था अड्यार, इसमें चेन्नई के मद्रास में। अच्छा, तो एनी बेसेंट के बारे में एक और बात है कि एनी बेसेंट ने 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन
शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन में, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू अपनी भारत को रिप्रेजेंट किया था, हिंदू सभ्यता का बखान किया था, उसी तरह से इन्होंने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को किया था। यदि इनके बारे में पढ़ें तो एनी बेसेंट जॉइन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑन 21 May 1889 एंड बिकेम डिवोटेड पीपल एंड हेल्पर ऑफ H.P. Blavatsky, pledging her loyalty to the president, co-founder H.S. Olcott, and cause of theosophy. She became most brilliant exponent of theosophy, both as orator and author. उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, और फिर क्या होता है, ये 1893 में इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में एस्टेब्लिश कर देते हैं। और 1898 में इन्होंने क्या किया था, सी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज इन बनारस, और उसको कुछ समय बाद लड़कियों के लिए भी खोल दिया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर गर्ल्स। इन्होंने सी स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 विद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की फिर 1920 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही वो असहयोग आंदोलन भी उसी दिन स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को। यदि सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी बोलते हैं, और ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये पहली ऐसी लेडीज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली इंडियन लेडीज़। एनी बेसेंट हैं जो पहली लेडीज, ओवरऑल लेडीज। सरोजनी नायडू ने पहली, ये राज्यपाल भी रही थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, और आपका 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी और ख़त्म हो गए। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मराठा और केसरी भी निकाले थे। मराठा इनका अंग्रेजी में था और केसरी इनका मराठी लैंग्वेज में था। और ये 1908 से 1914 तक मांडले जेल में बंद रहे थे, और इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और तो महात्मा गांधी का हो गया, महात्मा गांधी का अच्छा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही थी एनिवेशन। तो ये एनिवेशन भारत था। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखो संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। सहारनपुर एक तरह से यूपी के नॉर्थ साइड में पड़ता है। यदि हम और संतरा मेनली लाइक कुर्ग मंदारिन, लाइक एक तरह से मंदारिन वेरायटी बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। और इंडिया में यदि राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संतरे होते हैं महाराष्ट्र में होते हैं, और महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे बेहद फेमस हैं। और महाराष्ट्र, नागपुर का जो महाराष्ट्र है, लगभग 40% संतरा उत्पादित करता है। देखो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑरेंज इन द स्टेट। और जो ब्राज़ील है, अगर पूरे कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो ब्राज़ील इज द लीडिंग ग्लोबल ऑरेंज प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस नगरों में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये आपका कानपुर में। कानपुर, इसको हम चमड़ा नगरी भी बोलते हैं, और एक गंगा के किनारे स्थित है। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1983 बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, टू कैरी आउट स्ट्रेटेजिक एंड अप्लाइड रिसर्च ऑन मेजर क्रॉप्स। तो जो IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये तो है आपका कानपुर में। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, वो लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है आपका लखनऊ में। अच्छा, ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ICAR के अभी डायरेक्टर हैं त्रिलोचन मोहपात्रा, और ICAR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो ICAR है इसकी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। एक तो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दिल्ली में। एक है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है बरेली यूपी में। एक है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सूचीवंश से सेकंड में संस्थान कहाँ स्थित हैं? VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये आपका नोएडा में है। तो एक का होगा 4, तो A कट गया और आपका D कट गया। अच्छा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी में है। वाराणसी मतलब 1, तो 4-1, तो C ऑप्शन सही हो गया। और देख लेते हैं, VV गिरी राष्ट्रीय संस्थान आपका नोएडा में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में, और ये क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपका गाजीपुर में है। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा दूध आपका लगभग 16% दूध उत्तर प्रदेश से होता है। यह देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। बिल्कुल सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है। धान के उत्पादन के क्षेत्र में इसका तीसरा स्थान है। देखो, धान के उत्पादन में सबसे ज़्यादा धान होता है आपका पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। तो यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो आंसर होगा वो 1, 2, 3 ये करेक्ट है। तीसरा, ये चौथा ऑप्शन सही नहीं है। यदि और देखें तो देखो, यूपी इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। द स्टेट शेयर इन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 16.83%। तो और उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले, शुगर केन, पोटैटो और लेंटिल्स। अच्छा, अगर राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो राइस प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश इज सेकंड, एंड पंजाब इज द थर्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर चाइना विद हाईएस्ट प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो चावल है वो चाइना में होता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर होता है आपका इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबल ग्रंथ ये देखो, संगीत से इधर में अकेला ये नाट्य शास्त्री संबंधित लग रहा है, और तो कुछ उतना है नहीं। सूरसागर ये सूरदास जी ने लिखा है, जैसे सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी वो सब लिखे हैं। सूफीनामा भी कुछ नहीं लगता, तो ये तरह से नाट्यशास्त्री है। नाट्यशास्त्री इज आल्सो नोन एज फिफ्थ वेदा, रिटन बाई भरत मुनि, इज ट्रीटाइज ऑन थिएटर, डांस एंड म्यूजिक। भरत मुनि ने लिखा है, इसको पांचवा वेद भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो कथन इसके बारे में। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में वर्णित है। अच्छा, और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति। बिल्कुल सही का बात है। ये हिंदू धर्म में ज़्यादा है अस्पृश्यता मतलब एक दूसरे से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको छूना, एक तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में खाई पैदा करना। तो एक तरह से ये दोनों ही सही हैं, और ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। बिल्कुल करेक्ट है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों में लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो इसमें ये दोनों ही सत्य हैं, और सही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन होगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें जो राइटर्स बिल्डिंग है ये इसमें शामिल नहीं है, और तो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, दी मेटकोप हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल ये सब शामिल हैं, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 को कोलकाता के 5 प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया। इनमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकोप हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रभावित है? खसरे जिसको मीसल्स भी बोलते हैं। मीसल्स जो वायरसेस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। मीसल्स इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज, और इससे जो सबसे ज़्यादा वो था, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य था, जो इसका आपका साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला था? तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ये खोला गया था आपका नाइजर में। नाइजर एक अफ्रीकी देश है, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, और उसके बाद जब इंडिया वापस लौटे थे, तो आपका जब इंडिया वापस लौटने के उसमें वो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये जब एस जयशंकर जी गए थे वहाँ विदेश मंत्री, तब इसका महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया था। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अन्य पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे अफ्रीकन यूनियन की कोई मीटिंग हो, मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। देखो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नाइजर में भारत के प्रथम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नाइजर में महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भारतीय सहायता के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन नाइजर के राष्ट्रपति मोमदेव इसोफो द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर किया गया। ये आपके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, और ये नाइजर के राष्ट्रपति। अच्छा, ये खसरा जो मीसिल्स है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मीसिल्स क्या है? एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग है, जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सी वायरस के द्वारा
संक्रमण से होता है। इसके लक्षण बुखार, खांसी, आंखों का लाल हो जाना है। WHO के अनुसार खसरे का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अधिकतर लोग 2-3 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिरक्षा मतलब कम इम्यूनिटी वाले लोगों में खसरा गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसमें अंधापन, मस्तिष्क सूजन और निमोनिया आदि शामिल है। खसरे को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, जस्ट इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यदि नाइजर के बारे में और बात करें, देखो नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। वेस्टर्न अफ्रीका में ये जैसे अभी इससे ऊपर जाएंगे ना, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इसको जो सराउंड करते हैं, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, चड, और इससे भी ऊपर चले जाएंगे जैसे लीबिया के ऊपर आपका मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नाइजर की बात करें, नाइजर लैंडलॉक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। इट इज़ बाउंडेड बाय अल्जीरिया, लीबिया, चड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली, और इसकी कैपिटल है नियामी, NIAMI। अच्छा, द कंट्री टेक्स नेम फ्रॉम द नाइजर रिवर विच फ्लोज थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी। जो नाइजर रिवर है आपको वो गिनी से स्टार्ट होती है, गिनी से स्टार्ट होते हुए बुर्किना फासो, माली से होते हुए विश्व आर्थिक मंच मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश में यदि बोले तो, और ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्पर्धा सूचकांक है आपका ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, GTCI जिसको बोलते हैं। देखो जो GTCI है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है आपका जेनेवा में। जो GTCI है वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक गिव्स रैंकिंग बेस्ड ऑन 6 इंडिकेटर्स के 6 सूचक हैं। क्या क्या हैं ये? अट्रैक्ट, रिटेन, इनेबल, ग्रो, वोकेशनल स्किल एंड ग्लोबल नॉलेज स्किल्स। इन पैरामीटर्स के आधार पर ये अपनी रैंकिंग जारी करते हैं। और ये जो अभी वाली जो रैंकिंग थी 2019 वाली, जो ये इंडेक्स है इसमें 132 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर था वो रहा 40.42 और इंडिया को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में 5 शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले देश थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा था, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, दूसरे स्थान पर था अमेरिका, यूएसए दूसरे स्थान पर था, 4th स्थान पर नहीं था। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है क्योंकि यूएसए दूसरे स्थान पर था, भारत 72वें स्थान पर था और सिंगापुर तीसरे स्थान पर था, स्वीडन चौथे स्थान पर था और डेनमार्क 5वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ था। यमन जो आपका ओमान से जिसका बाउंड्री लगता है, ओमान, और अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो सऊदी अरेबिया, और इस साइड जाएंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ लगता है। यमन जो आपका आएगा, देखो ओमान की साइड आपका जैसे यहाँ ओमान, यमन, इस साइड आपका पर्शियन गल्फ आएगा, यहाँ आपका रेड सी आएगा और रेड सी के बाद इधर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पब्लिश्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं? तो देखो, एक तो इनके द्वारा पब्लिश की जाती है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जो TTCR रिपोर्ट थी, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसमें इंडिया को 34th रैंक मिला और स्पेन था इसमें 1st रैंक। एक है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया रैंक वाज 68th और सिंगापुर था 1st। एक ये रिलीज करते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी इंडिया का आई थिंक 102nd रैंक था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय हुम, ये 2019 UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन UPSC में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे पूछे गए हैं।
जैसे ये पहला क्वेश्चन देते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई, तो ये ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी स्थापना आपका 1971 ईस्वी में हुई थी, जेनेवा में जिसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में 2014 में पूछा गया था। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट पब्लिकेशंस नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है, आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के अभी कितने मेंबर हैं इसमें? 189 मेंबर हैं अभी आईएमएफ में। आईएमएफ जो अन्य कंट्रीज को बैलेंस पेमेंट के क्राइसिस से उबारने के लिए लोन देता है, जो आईएमएफ से इंडिया ने भी लोन लिया था जब 1991 क्राइसिस के बाद। अगर हम आईएमएफ की अन्य रिपोर्ट्स की बात करें तो देखो, एक तो ये है ही ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है, और एक की जाती है फिस्कल मॉनिटर, और ये एक साल में 2 बार पब्लिश की जाती हैं, मतलब हर 6 महीने के बाद पब्लिश की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम में 2015 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD भी बोलते हैं ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ओके, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अन्य कौन सी रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है? एक पब्लिश की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक अभी काफ़ी इंप्रूव हुई है, पहले 100 थी, 100 से 77 हुई, और 77 से अभी 63 हो गई है। तो लगातार इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है। तो इंडिया की रैंक थी इसमें 63rd, और न्यूजीलैंड का रैंक था फर्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। और एक और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, और एक पब्लिश करते हैं ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किसी सागर के किनारे स्थित है? देखो, जो अजरबैजान है ये आपका कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। अच्छा देखो, अजरबैजान कैस्पियन सागर के किनारे पर ट्रांसकेशिया या दक्षिण काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो इस तरह से, यहाँ आपका जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का यहाँ ये काकेशस माउंटेन है, फिर उसके बाद यहाँ ब्लैक सी पड़ता है, ब्लैक सी के बाद यहाँ ये टर्की के बाद यहाँ आपका मेडिटेरियन सी स्टार्ट हो जाता है। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है काकेशस माउंटेन। तो काकेशस माउंटेन के पूर्वी भाग में स्थित है अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान यह 86,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और दक्षिण काकेशस का में स्थित सबसे बड़ा देश है। बाकू इस शहर की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। यदि कैस्पियन सी की बात करें, कैस्पियन सी एक लेक है, और लेक भी क्या है? एंडोरेमिक लेक है। एंडोरेमिक लेक का मतलब होता है कि सभी नदियाँ या सभी स्रोत मतलब इसमें सिर्फ आते हैं, लेकिन इसका कोई आउटलेट नहीं है, इनलेट है। जैसे इसमें वोल्गा रिवर गिरती है, यूराल रिवर गिरती है, इनका पानी कैस्पियन सी में आता है, लेकिन इससे जो वापस जाता है तो वो सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा जाता है। अच्छा, ये हमने देखा, ये ब्लैक सी देखा, ब्लैक सी का ये मेडिटेरियन सी देखा, तो इनके बीच में ये टर्की है। अच्छा, इसमें और कौन सा है? यूराल एंड वोल्गा रिवर डिस्चार्ज इनटू द कैस्पियन सी। यदि यूराल की बात करें, यूराल यूरोप की सबसे लंबी नदी है, फर्स्ट है यूराल सबसे लंबी नदी, और 3rd नंबर का है सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और 3rd नंबर का है आपका ये यूराल रिवर। तो 2nd नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये है डेन्यूब रिवर। अच्छा, डेन्यूब रिवर आपका ब्लैक सी में गिरती है। अभी चलते हैं। अच्छा, अभी देखो, ये जो दिया है अरल सी, जो अरल सागर है, अरल सी लाइज बिटवीन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसको कैसे याद रखें? KU से। तो अरल सागर तो
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होता। अच्छा ये देखें काला सागर, जो काला सागर है उसको 6 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी? यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। अभी थोड़ा मैप पे देखते हैं। ये आपका रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को लगते हैं आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी यहाँ बाकू। तो इसको कैसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? TARIK, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, और ये आपका रहा पूरा अजरबैजान, रसिया, जॉर्जिया, इसको मतलब जो कजाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं, रसिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, और इस साइड में आपका आ जाता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इसके ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो घास के मैदान और वो किस कंटिनेंट में है ये पता लगाना है। अगर हम लानोज की बात करें, देखो लानोज इज ए वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड प्लेन सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ एंडीज इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न में कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलते हैं आपके लानोज। तो लानोज मिलेंगे आपके दक्षिणी अमेरिका में। तो ए का होगा 4। ए का 4 किस किस में है? ए ऑप्शन में, बी में नहीं, तो बी काट दो। अच्छा जो स्टेपीज है, ये स्टेपीज मिलते हैं यहाँ यूरोप और मध्य एशिया में। तो यूरोप में 3, 4, 3, तो 4, 3 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो डी भी काट दो। अच्छा प्रेरीज, प्रेरीज मिलते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। देखो प्रेरीज यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में 1, तो 4, 3, 1, तो इसका ए ऑप्शन हो गया। देखो लानोज मिलते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज अमेरिका में, और वेल्ड मिलते हैं अफ्रीका में। यदि मैप में देखें तो यहाँ देखो ये लानोज इधर नीचे पंपास, यहाँ दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं डाउनलैंड्स, मध्य एशिया और यूरोप में स्टेपीज, और ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ये घास के मैदान मिलते हैं। अच्छा ये घास के मैदान एक 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट कहते कैसे रहेंगे कि जैसे ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ तक जितने होंगे ये तो हैं ट्रॉपिकल, और इसके बाद वाले ये हैं टेम्परेट। टेम्परेट बियॉन्ड 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अच्छा सभी घास के मैदान देख लेते हैं। जैसे स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज आपके यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में मिलते हैं। पुस्टाज मिलते हैं आपके हंगरी में, प्रेरीज मिलते हैं आपके यूएसए में, प्रेरीज घास के मैदान, पंपास मिलते हैं आपके अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका में, वेल्ड मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी मिलते हैं न्यूजीलैंड में, सवाना मिलते हैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। सवाना ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं, और टैगा मिलते हैं यूरोप और एशिया में, सेलवाज मिलते हैं साउथ अमेरिका में। देखो टेम्परेट ग्रासलैंड यदि जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं वो हैं प्रेरीज ऑफ द सेंट्रल लोलैंड एंड हाई प्लेन्स इन यूएस और कनाडा में। यूरेशिया में कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में मिलते हैं ये स्टेपीज फ्रॉम यूक्रेन ईस्टवर्ड थ्रू रशिया एंड मंगोलिया। और साउथ अमेरिका में पंपास ऑफ अर्जेंटीना, उरुग्वे और साउदर्न ब्राज़ील। और अफ्रीका में मिलते हैं वेल्ड इन रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आते हैं ये प्रेरीज और सवाना। प्रेरीज दोनों में आ जाता है, प्रेरीज टेम्परेट में भी आता है और ट्रॉपिकल में भी आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है जनजाति और उनके क्षेत्र, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे हम खिरगीज की बात करें तो खिरगीज आपके मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ए का होगा 3, तो बी ऑप्शन कट गया। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में, तो बी का होगा 4, 3, 4, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। तो देखो खिरगीज मिलते हैं मध्य एशिया में, बुशमैन मिलते हैं कालाहारी में, एनू मिलते हैं जापान में, और जापान के भी होकाइडो आइलैंड में मिलते हैं। और फिर है बुद्धू ये आपके अरब डेजर्ट में मिलते हैं। देखो एनू मिलते हैं जापान में, बिडोइन सहारा और मिडिल ईस्ट में, बिंदिबू और एबोरिजन्स ऑस्ट्रेलिया में, बुशमैन कालाहारी में, चुकची मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया और यूएसएसआर में, एस्किमो मिलते हैं ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, बहुत ठंडे प्रदेशों में, और फुलानी मिलते हैं वेस्ट अफ्रीका में। बद्दू अरब डेजर्ट में मिलती हैं। अच्छा ये जो
एनु है, एनु के बारे में कि जापान इंडिजीनियस पीपल द एनु वर अर्लिएस्ट सेटलर्स ऑफ होकाइडो जापान नॉर्दर्न आइलैंड। अच्छा, जापान में क्या है आपका होकाइडो, होन्शू, क्यूशू, ये सारे आइलैंड है, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट उसमें। देखो यहाँ देखते हैं, जापान में ये है आपका होकाइडो, होन्शू। होन्शू इनका देखो, होकाइडो इनका सबसे बड़ा सबसे नॉर्दर्न आइलैंड है। यहाँ होकाइडो में मिलते हैं एनु जनजाति। उसके बाद है होन्शू और लास्ट में है ये क्यूशू। होन्शू सबसे बड़ा आइलैंड है। यदि हम यहाँ बात करें तो सबसे ऊपर है ये स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी सी ऑफ जापान को सी ऑफ अखोस्टक से जोड़ती है और सखालिन आइलैंड को मेनलैंड रसिया से सेपरेट करती है। अच्छा, यहाँ ये आपका सुगारू स्ट्रेट, जो सुगारू स्ट्रेट है होकाइडो और होन्शू को, इनके दोनों जापान के दोनों आइलैंड को अलग करती है और जोड़ती है सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन के साथ। और आपका एक यहाँ पड़ती है लापेरोस स्ट्रेट, जो होकाइडो और सखालिन आइलैंड को सेपरेट करती है। और यहाँ ये वाली पड़ती है आपकी कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट साउथ कोरिया को जापानी आइलैंड से सेपरेट करती है और सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ती है। और जब इससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पाएंगे ताइवान स्ट्रेट या फार्मोसा स्ट्रेट। तो जो फार्मोसा स्ट्रेट है वो साउथ चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी को जोड़ेगी और सेपरेट करेगी आपका चाइना को ताइवान से। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये अब ट्राइबल्स के बारे में रहे तो ट्राइबल्स के बारे में यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था, विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चांगपा कम्युनिटी के बारे में था कि दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नो, ये जो चांगपा कम्युनिटी ये आपका लद्दाख में पाई जाती है। ये न्यूज़ में क्यों था कि चाइना ने कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वहाँ अन्न और चरागाहों की कमी हो गई, जिसके कारण ये न्यूज़ में था। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, तो ए रॉन्ग, डी रॉन्ग। अच्छा, दे रियर दी पश्मीना गॉड्स दैट यील्ड फाइन वूल। यहाँ देख सकते हैं कि ये गॉड पालते हैं जो पश्मीना वूल के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो दूसरा करेक्ट है। दूसरा सी में हो ही नहीं, बी में है, तो दूसरा करेक्ट है। बी इज करेक्ट आंसर। एंड दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये यूपीएससी प्रीलिम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। दे रियर पश्मीना गॉड्स दैट यील्ड फाइन वूल एंड दे आर केप्ट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो, चांगपा कम्युनिटी के बारे में देखें तो देखो, चांगपा कम्युनिटी ऑफ लद्दाख इज हाई एल्टीट्यूड pastoralist raising mainly yaks and goats. Among the Ladakh Changpa, those who are still nomadic are known as Falfa and take their herds from the Henley Valley to the village of Lato. Henley Valley से Lato village तक ये फैले हुए हैं। Henley is home to 6 isolated settlements where the sedentary Changpa and Fangpa reside. Changpa speaks Changtai, a dialect of Tibetan and practice Tibetan, ये तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। चांगताई और लद्दाख पश्मीना इज ब्रीड ऑफ कश्मीरी गोट। ये पश्मीना जो कश्मीरी गोट की एक जो वो ब्रीड है टू द प्लेट ऑफ लद्दाख। द मच वैल्यूड वूल फ्रॉम द लद्दाख हर्ड इज एसेंशियल फॉर द प्राइड पश्मीना शॉल्स woven in Kashmir and famous for their intricate landmark. These goats provide the wool for Kashmir famous Pashmina shawl. Shawls made from the Pashmina wool are considered very fine and exported worldwide. तो ये पश्मीना शॉल है पूरे विश्व में मतलब बेची जाती हैं और बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीवीटीजीज के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये क्वेश्चन आपका जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर पूछा गया है, ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी reside in 18 states and 1 union territory. A stagnant or declining population is one of the criteria for PVTG status. There are 95 PVTG officially notified in the country so far. Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTG. तो देखो, ये पीवीटीजी जो 95 नहीं है, ये 75 हैं और इनको देवार कमीशन के द्वारा बनाया गया था। देखो, 1973 में एक देवार कमीशन क्रिएट किया गया था और देवार कमीशन ने सजेस्ट किया था कि एक हम रखेंगे प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजीज।
एक सेपरेट कैटेगरी ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर, हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। फिर लेकिन इसका क्या हुआ कि 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पीटीजी से इसको रीनेम कर दिया पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अच्छा, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये मोस्टली होमोजीनियस होते हैं विद ए स्मॉल पॉपुलेशन, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज और स्लोअर रेट ऑफ चेंज होता है। और जो 75 लिस्टेड पीवीटीजीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर हैं वो हाईएस्ट नंबर आपके उड़ीसा में मिलते हैं। यदि इनकी बात करें इर्रूलर और कोंडा की, तो इर्रूलर तो मिलते हैं तमिलनाडु और केरला में, इर्रूलर जो पीवीटीजीज है। और ये पीवीटीजी कोंडा रेड्डी ये ट्राइब है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो इर्रूलर और कोंडा ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी, ये तो करेक्ट है। फोर्थ करेक्ट है, यानी कि ए रॉन्ग हो गया। थर्ड इज रॉन्ग क्योंकि टोटल है 75। थर्ड इज रॉन्ग मीन्स दिस आल्सो रॉन्ग एंड दिस आल्सो रॉन्ग, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये CSP 2019 पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो पीवीटीजी आर रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, करेक्ट। ए स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। इसकी एक्सपीरियंस देखते हैं पीवीटीजी। देखो देयर आर सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज हु हैव डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। दीज आर इंक्लूडेड इन पीवीटीजी। They generally inhabit remote localities having poor infrastructure and administrative support. These groups are among the most vulnerable sections of our society as they are few in numbers, have not attained any significant level of social and economic development. 75 such groups have been identified and categorized as the particularly vulnerable tribal groups. पहले इनको बोलते हैं पीटीजी और अब बोलते हैं पीवीटीजी। अगर इंडिया में हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से था, ये देखो, ये भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखो जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट 3 टाइप का पाया जाता है। उसमें से पूछा है लिग्नाइट का, तो लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा वो है क्षेत्र वो आपका नेवेली है। नेवेली, द लार्जेस्ट लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया इज लोकेटेड एट नेवेली इन तमिलनाडु। अब इसका यहाँ देखते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप। 3 टाइप हो सकता है, एक आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट, और एक पीट भी होता है। पीट देखेंगे बाद में। देखो एंथ्रासाइट इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड कैरीज 80 to 95% कार्बन कंटेंट। इट इग्नाइट्स स्लोली विद ए ब्लू फ्लेम एंड फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, स्मॉल क्वांटिटीज इन एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इंडिया में उतना नहीं मिलता है। बिटुमिन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। बिटुमिन्स इट हैज़ ए लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट विद 60 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट एंड हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हैव डिपॉजिट्स ऑफ बिटुमिन्स। बिटुमिन्स किस किस में मिलता है आपका? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा ये मिलता है। और लिग्नाइट कैरीज 40 to 55% कार्बन कंटेंट एंड इज ऑफन ब्राउन इन कलर विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, दस गिव्स स्मोक व्हेन बर्न्ड। राजस्थान, लखीमपुर एंड तमिलनाडु हैज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट। और पीट होता है, पीट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल। जब लकड़ी से कोयला बनता है विद लो कैलोरीफिक वैल्यू और जिसमें लेस देन 40% कार्बन कंटेंट होता है उसको पीट बोलते हैं। पीट मतलब सबसे वर्स्ट फॉर्म है कोयले की, और सबसे अच्छी फॉर्म है आपका एंथ्रासाइट जिसमें 95% तक कार्बन होता है, जो इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है। अच्छा, विश्व में, अच्छा भारत के जो 5 राज्य हैं, टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व, तो कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो कोल मिलता है वो आपका उड़ीसा में मिलता है, और वो मिलता है किस, सॉरी झारखंड में मिलता है, और वे मिलता है विटामिन्स क्वालिटी का। अगर विश्व में हम बिगेस्ट कोल रिजर्व की बात करें तो बिगेस्ट कोल रिजर्व है आपका USA, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो कोल रिजर्व के मामले में इंडिया 5वें स्थान पर आता है और USA पहले स्थान पर आता है। यदि हम
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करें तो चाइना इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल। फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, इंडिया दूसरे नंबर पर, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और थर्ड पे आता है आपका यूएसए इज द थर्ड बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी आपका हुगली नदी की सहायक नदी है। देखो जैसे ये हुगली नदी है, ये फरक्का से क्या होता है, गंगा दो पार्ट में बट जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं, और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है, हुगली में आके ये दामोदर मिलती है। अच्छा, अब पूछा है कि इस दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तो देखो बराकर दामोदर की सहायक नदी है, जमुनिया भी सहायक नदी है, बारकी भी सहायक नदी है। अच्छा, ये जो हुगली है ना, इसकी एक तो दामोदर है और एक अजय है, ये दो उसकी हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर की बराकर भी है, जमुनिया भी है और बारकी भी है। इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती आपका गोदावरी की सहायक नदी है। देखो इंद्रावती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, इट राइजेज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ऑन दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट। जो इंद्रावती रिवर है वो उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले से ओरिजिनेट करती है और गोदावरी की सहायक नदी है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। अच्छा, यदि हम इसकी गोदावरी की बात करें तो गोदावरी इज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जबकि दूसरे नंबर पर जो भारत में जो सबसे लंबाई है वो है आपकी गोदावरी रिवर, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से, और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी की बात कृष्णा आती है। अच्छा, गोदावरी नदी जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट सोर्सेज फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, इट फ्लोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर, और ड्रेन किस को करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इसकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं बाणगंगा, पूर्णा, प्रणिता, इंद्रावती, तलिपेरू, प्रवरा, मंजीरा, और ये एक इंद्रावती यहाँ है ही। अच्छा, दामोदर के बारे में और क्या बात है कि दामोदर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स रेवेजिंग फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में और आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में। बोरकारो, बराकर, जमुनिया और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अभी मैप पे देखते हैं, देखो ये है आपका हुगली नदी और ये है ये आपकी दामोदर नदी जो हुगली में जाके मिल रही है। अच्छा, दामोदर की भी सहायक नदी है कोनार, बराकर, और ये जो अजय है ये है इसकी हुगली नदी की सहायक नदी। अच्छा, इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द फर्स्ट डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द बराकर रिवर एट तिलैया इन 1953। तो जो सबसे पहला जो डैम था, सबसे पहले बांध का निर्माण ये बराकर नदी पर हुआ था, जो आपकी दामोदर की सहायक नदी है। फिर उसके बाद सेकंड वन वाज बिल्ट ऑन कोनार रिवर, फिर ये कोनार रिवर बना था दूसरा बांध। तो सबसे पहला बना था तिलैया बराकर नदी पे, दूसरा बना था कोनार नदी पे 1955 में। एंड टू डैम्स अक्रॉस द रिवर्स बराकर एंड दामोदर वर बिल्ट एट मैथन इन 1957 एंड पंचेत इन 1958। फिर आपका बना है पांचेत बना है और ये मैथन बना है। मैथन बना है आप इसका बराकर नदी पर 1957 में, और ये पांचेत बना है इसी पे दामोदर नदी पे 1958 में। तो ये 5 बांध बने हैं। और फिर एक ये ठेनू घाट भी बना था इस पर दामोदर नदी पे। तो ये बांधों के बारे में। तो सबसे पहला बना तिलैया, उसके बाद आता है आपका कोनार रिवर पर, उसके बाद है आपका मैथन, और इसका चौथा है पांचेत। चलते हैं नेक्स्ट। देखो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, तो इसका ए ही सही है। देखो क्रोमाइट के बारे में देखें ना, तो जो हमारा जो 93% क्रोमाइट का रिसोर्स है वो उड़ीसा में ही है, और प्रोड्यूसर की बात करें तो 99% प्रोड्यूस होता है इससे उड़ीसा से। 93% ऑफ क्रोमाइट रिसोर्सेज आर इन उड़ीसा। उड़ीसा के भी सुकिंडा वैली ऑफ कटक एंड जाजापुर, एंड उड़ीसा इज द सोल प्रोड्यूसर 99% ऑफ द क्रोमाइट ओर। कर्नाटक इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। यदि बात करें चांदी की, देखो
चांदी के लिए आपका राजस्थान प्रसिद्ध है, राजस्थान में 87% है। देखो, और राजस्थान में भी कौन सा, जवार माइंस, जवार माइंस इन उदयपुर राजस्थान इज द लार्जेस्ट रिवर प्रोड्यूसिंग माइन, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइंस इन कंट्री। सिल्वर डिपॉजिट इंडिया में राजस्थान में है 87%, झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 4% और कर्नाटका में 2%। एक है बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में यदि बात करें तो देखो उड़ीसा बॉक्साइट के उसमें नंबर 1 है। उड़ीसा अकाउंट 51% ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ बॉक्साइट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 16%, गुजरात 9%, झारखंड 6% है, महाराष्ट्र 6%। और बॉक्साइट के बारे में यदि विश्व में बात करें तो उड़ीसा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में होता है यदि विश्व में बात करें। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश यहाँ दिया था, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। और मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार, मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो उड़ीसा ही है, उड़ीसा में ही है आपका। नहीं, मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कर्नाटका में, यदि प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर उड़ीसा है। मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कर्नाटक में है, लेकिन प्रोड्यूसर के मामले में उड़ीसा है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर ओवर 37% ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। तो ये हो गया। अच्छा, अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस सेल समूह से संबंधित है? जो लौह अयस्क भंडार है वो आपका धारवाड़ समूह से संबंधित है। धारवाड़ तंत्र की संरचना में प्राथमिक अवसादी चट्टानों का विकास हुआ, जो लंबे कालक्रम में उच्च ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। इन चट्टानों में सोना, लोहा, क्रोमियम, तांबा आदि धातु खनिजों का संक्रमण है। अच्छा, जो धारवाड़ है, ये धारवाड़, दीज आर ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें नो फॉसिल्स आर फाउंड, कोई फॉसिल नहीं होते। और जो आयरन ओर सीरीज दैट इज लोकेटेड इन सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर रेंज, जो आयरन ओर सीरीज है इसमें भी है सिंहभूम, मयूरभंज और क्योंझर रेंज, मयूरभंज, ये सब उड़ीसा के हैं। अच्छा, ये जो धारवाड़ सिस्टम है ये आपका, इसमें आपका कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और जबकि ये आपका एक्सटेंड करता है नीलगिरी, मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु तक भी। ये सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय प्लेटो में भी पाया जाता है, धारवाड़ मेकर हिल्स में। अरावली, रियालो, दिल्ली से साउथ अलवर तक भी मिलता है। अच्छा, जो धारवाड़ रॉक्स हैं वो बहुत ही मेटेलिफेरस हैं। दे आर रिच इन आयरन ओर, मैग्नीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलोमाइट, माइका, कॉपर, टंगस्टन, निकल, सब इसमें धारवाड़ में मिल जाते हैं। अच्छा, धारवाड़ में कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज भी हैं, जैसे चैंपियन सीरीज, चंपानेर सीरीज, चिल्पी सीरीज, आयरन ओर सीरीज। जो आयरन ओर सीरीज है वो मिलती है आपकी सिंहभूम, बोनाई, मयूरभंज, क्योंझर, तो ये आयरन ओर सीरीज है। अच्छा, ये जो है आपके चैंपियन सीरीज, ये कोलार के लिए, कोलार गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। जो धारवाड़ियन सिस्टम की चैंपियन सीरीज है, चैंपियन सीरीज ये लाई करती है आपका मैसूर से बालासोर तक। इन सीरीज में कोलार और रायचूर डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं कर्नाटका के, और इनकी गोल्ड माइंस आर वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, बीइंग मोर देन 3.5 किलोमीटर इन डेप्थ। द गोल्ड कंटेंट इन द सीरीज अबाउट 5.5 ग्राम पर टन ऑफ ओर। चैंपियन में एक चांपनेर हैं जो अरावली सिस्टम के वडोदरा के आसपास मिलती हैं। इसमें मिलते हैं आपको क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमरेट, फिलीपींस, स्लेट्स, लाइमस्टोन और मार्बल्स मिलते हैं। तो ये सब था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलवा वनों की विशेषता है। जो सैलवा वन होते हैं, ये देखो सैलवा वन की क्या है डेफिनेशन, ए डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली हैविंग ए क्लाउड कवर, स्पेशली वन इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में मिलते हैं ये सैलवा फॉरेस्ट। और अमेजन बेसिन रेन फॉरेस्ट इज मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका में मिलते हैं। और अमेजन बेसिन आपका 9 कंट्रीज में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा 58 to 60% आपका ब्राज़ील में मिलता है। तो ये क्या है, ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्ती वाले। और रेन फॉरेस्ट तो यानी सदाबहार होंगे, तो ये चौड़ी पत्ती सदाबहार। तो ये आपकी सैलवा वनों की वृक्ष है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। 30 तो कहते हैं सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। 36 क्वेश्चन होते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपका 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका 1986 में आया, और वन अधिनियम आया था आपका 1980 में। देखो ये द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनफोर्स्ड इन द ईयर 1986 विद एम टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड मैटर्स एसोसिएटेड विद इट। तो ये आया था 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद,
और इसका काम है जो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी उसके पर्यावरण नियमों को लागू करना, गवर्नमेंट के द्वारा लागू करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है। देखो, जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, यदि ओवरऑल देखें यूनियन टेरिटरीज को मिला के देखें तो वो पड़ता है आपका दिल्ली में 11,000 समथिंग है। जबकि राज्यों में बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार में है। बिहार इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, जिसमें 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का नंबर, वेस्ट बंगाल में 1028 है। उसके बाद केरला में 860 है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। और सिर्फ जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश। और यदि हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घटना और यौगिक। अम्ल वर्षा। देखो, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन आपका या तो नाइट्रस ऑक्साइड हो या सल्फर के ऑक्साइड हो, या तो H2SO4 बनाए या HNO3 बनाए, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, तो उसके कारण होती है आपकी अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के लिए इसमें ऑप्शन बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ए का हो गया 3। प्रकाश रासायनिक धुंध, इसको बाद में देखते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन। तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी कि ना कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के अपेक्षा 210 टाइम्स गुना होती है। तो सी का हो जाएगा 2। तो 3, 4, 2, 1। और ओजोन परत के क्षय का कारण होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। देखो, अम्ल वर्षा का सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड रेड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन एंड मेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनाता है। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। देखो, 3 कंपोनेंट होते हैं इसके ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लाज्मा प्लेटलेट्स। अच्छा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ओजोन परत के क्षय के कारण, ओजोन परत कहाँ मिलती है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, और परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकती है। अच्छा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स ब्रेक डाउन इनटू क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है क्लोरीन ब्रोमीन। जो O3 है, ये कैसे टूटता है आपका O2+ O- में टूटता है, और O- आपका क्लोरीन से रिएक्ट करके इसका ओजोन परत का क्षरण कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। जो माइकोराइजा है, ये कवक और पौधों के बीच में मिलता है सहजीवी संबंध। ये कैसे होता है कि देखो, माइकोराइजा इज ए नॉन डिसीज प्रोड्यूसिंग एसोसिएशन इन विच द फंगस इन्वेट्स द रूट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। माइकोराइजल फंगी एस्टेब्लिश ए माइल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म दैट इज म्यूचुअलिस्टिक, मीन्स बोथ द प्लांट्स एंड फंगस बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। कैसे करते हैं, जो है द प्लांट रिलाई ऑन माइकोराइजल फंगी स्पेशली फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट। देखो, जो पौधे हैं माइकोराइजा की वजह से मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे फॉस्फोरस लेते हैं, और इन रिटर्न फंगस रिसीव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट, और प्लांट से जो भी न्यूट्रिएंट फॉर्म होते हैं वो ये फंगस को मिलते हैं। तो एक तरह से कवक और पौधों के बीच में ये सहजीवी का काम करता है माइकोराइजा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। देखो, हार्मोन की यदि बात करें तो विटामिन डी अपने आप में हार्मोन है। विटामिन डी इज हार्मोन, द बॉडी सिंथेसाइज इट आफ्टर सन एक्सपोजर एंड इज एक्टिवेटेड बाय द लीवर एंड किडनीज। दैट एक्टिवेशन फ्रॉम अगेन एक्ट्स लाइक ए हार्मोन टू रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसकी बात करें कि कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए यकृत में जमा हो जाती है। इसका देखें तो विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर, दस लीवर सर्व्स एज ए रिजर्वोयर और बफर ऑफ विटामिन ए। और एक है कि कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, इसका उदाहरण है विटामिन के। जैसे विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन विच प्लेज वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ विटामिन के
one synthesized by plants, one synthesized by animals including humans, and large range of types synthesized by bacteria in small intestine of human. मानव की छोटी आंतें जीवाणुओं के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, और यही पूछा था। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये सही नहीं है। विटामिन के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई और के ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये आपका जल में घुलनशील होते हैं। देखो, ए होता है रेटिनॉल, बी होता है थायमीन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, बी सी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे